ओके सो लेक्चर नंबर 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस। और हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम किस चीज़ को कहते हैं, किस तरह की इक्वेशंस को कहते हैं, और फिर उनकी हमने कुछ क्लासिफिकेशन डिस्कस की, वेदर लीनियर और नॉन लीनियर। और फिर उसके बाद हमने एक और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑर्डर कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बेस के ऊपर हम बता सकते हैं कौन सा ऑर्डर है। और हमने फिर एक और क्लासिफिकेशन जो डिस्कस की थी वो है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, जिसमें हमारे पास फोर्सिंग फंक्शन है और जिसमें फोर्सिंग फंक्शन मिसिंग होता है, मतलब यहाँ पे मिसिंग होता है, ज़ीरो होता है। और नॉन होमोजीनियस में हमारे पास एक फोर्सिंग फंक्शन जो है वो भी होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने इंट्रोड्यूस कराया लास्ट लेक्चर में। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो सेट है, एक सेट ऑफ इक्वेशन जिसे हम कहते हैं सेपरेबल इक्वेशंस, उनको डिस्कस करते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ये टेक्निक समझते हैं। सबसे पहले सेपरेबल इक्वेशंस जो है, यू कैन से कि दे आर द ईजीएस्ट टू सॉल्व। ये हैंडल करने में, सॉल्व करने में सबसे आसान है, और इसके लिए आपको कोई स्पेशल टेक्निक्स नहीं चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन के टेक्निक्स का पता है तो आप सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सेपरेबल इक्वेशंस हम किन को कहते हैं कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन, लेट्स से dy by dt, हमारे पास नॉर्मली हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को जब डिफाइन करते हैं कि हम राइट साइड जो है फंक्शन ऑफ t एंड y है, मतलब राइट साइड पे जो टर्म्स हैं उसमें t इन्वॉल्व है और y जो है वो इन्वॉल्व है। अब हमारे पास सेपरेबल हम उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें ये जो फंक्शन है f, इसको हम लिख सकते हैं फॉर इंस्टेंस एक न्यूमरेटर और से डिनोमिनेटर की फॉर्म में, लेकिन जो न्यूमरेटर है वो फंक्शन ऑफ t हो और जो डिनोमिनेटर है वो फंक्शन ऑफ y हो। तो इस ये है हमारे पास डेफिनेशन फॉर दी सेपरेबल इक्वेशन। अब सेपरेबल का टर्म जो है क्यों इसमें यूज़ हो रहा है, क्योंकि अगर आपके पास dy by dt equals some function of t over function of y है, तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास फंक्शन ऑफ y टाइम्स dy और फंक्शन ऑफ t टाइम्स dt ये फॉर्म आ जाती है। और इस फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, आप इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह इस इक्वेशन को हम कहते हैं सेपरेबल इक्वेशन, जो कि ये मोस्ट कॉमन, मतलब ईजीएस्ट और काफ़ी इसका जो कंटेंट है आप कैलकुलस में भी डिस्कस कर चुके होते हैं। तो अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में आती है तो वो हमारे लिए सॉल्व करना आसान है, क्योंकि हम सिंपल इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे पुट कर देता हूँ कि कौन सी एग्जांपल्स हैं सेपरेबल इक्वेशंस की। फॉर एग्जांपल dy ओवर dt इक्वल्स टू t ओवर y, ये एक इक्वेशन है जो कि सेपरेबल है। अगेन आप जो है इसको पुट कर सकते हैं इस फॉर्म में कि y टाइम्स dy इक्वल्स टू t टाइम्स dt। ये हमारे पास एक सेपरेबल इक्वेशन है। सिमिलरली अगर कोई भी इस तरह का पॉलिनॉमियल आप न्यूमरेटर में है
पॉलिनोमियल ऑफ टी, फॉर एग्जांपल टी स्क्वायर प्लस टी व्हाटएवर आगे की टर्म्स हैं। और इसी तरह आपके पास है डिनोमिनेटर में, लेकिन वो y के हैं। तो ये एग्जांपल है हमारे पास सेपरेबल इक्वेशन की। ओके, सिर्फ यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है। अगर आपके पास इवन कोई ट्राइग्नोमेट्रिक भी है, फॉर एग्जांपल साइन ऑफ सम अल्फा टाइम्स t over y, even some plus exponential of y, so still ये सेपरेबल इक्वेशन है। आप जो है इंटीग्रेशन वो पॉसिबल है, आप इसमें कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूँ, dy over dt equals to say y square minus y। सो ये भी एक सेपरेबल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो फंक्शन ऑफ t है उसका कोई टर्म नहीं है, सिर्फ मतलब यहाँ पे से 1 है या यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको अगर आप मॉडिफाई करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको फाइनली इंटीग्रेशन की फॉर्म में लेके आना चाहते हैं, तो इट्स y स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स dt। सो अगेन ये भी एक सेपरेबल इक्वेशन है। सो ये काफ़ी सारे जो है मैंने आपको एग्जांपल्स बताएं सेपरेबल इक्वेशंस की, जिसे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, तो मैं इस फर्स्ट वाले को थोड़ा सा ट्रीट कर लेता हूँ कि अगर इसको आप फाइनली सोल्यूशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं, फाइनल सोल्यूशन, तो आप दो तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ कर सकते हैं, एक आप इनडेफिनेट इंटीग्रल यूज़ कर सकते हैं। तो लेट मैं एग्जांपल 1 को यहाँ पे ट्रीट करता हूँ, एग्जांपल 1। सो एग्जांपल 1 हमें नॉर्मली गिवन होती है कि dy over dt इक्वल्स टू t over y, और हमें कुछ इनिशियल कंडीशन दी होती है। लेट्स से y at time 0 इक्वल्स टू सम वैल्यू, लेट मी यूज कैपिटल Y। तो आप दो तरह की इंटीग्रेशन कर सकते हैं यहाँ पे। एक तो आप इनडेफिनेट इंटीग्रल यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप यूज़ करते हैं y टाइम्स dy इक्वल्स टू t टाइम्स dt, और उसके बाद आप जो इंटीग्रेशन के रूल्स हैं वो यूज़ करते हुए 1/2 टाइम्स y स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स t स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट आप इवैल्यूएट करते हैं, फाइंड करते हैं बाय यूजिंग दिस इनिशियल कंडीशन। आप इनिशियल कंडीशन की एक वैल्यू सेट करते हैं, लेट्स जस्ट यूज़ इट। तो हम कहते हैं कि y की वैल्यू कि हम पहले इसको ये जो 2 है इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, और c के साथ जो है अगेन c इज़ एनी कांस्टेंट जो कि हम बाद में फाइंड कर सकते हैं। सो वी हैव y स्क्वायर इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस सम अनदर कांस्टेंट, लेट मी कॉल इट k, और जो y की वैल्यू है वो है कैपिटल Y एट 0 when time is 0 plus k. So k is actually y square. तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। इस मुझे k असल में जब हम इसको
इस 2 को निकाल देते हैं, तब इस कांस्टेंट को मैंने नाम दे रहा हूँ k। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस दिस कैपिटल Y स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं y इज अंडर रूट t स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये हमारे पास है अप्रोच 1 के जिसमें आप यूज़ करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल को, और कांस्टेंट जो आपके पास आता है इंटीग्रेशन का उसको फाइंड करते हैं यूजिंग दिस इनिशियल कंडीशन। और दूसरा तरीका ये है, अप्रोच 2 ये है कि आप यूज़ करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। सो डेफिनेट इंटीग्रल जो है आप यूज़ करते हैं y dy इक्वल्स टू t dt। ओके, अब ये होता है कि यहाँ पे ये है कि हम जो इंटीग्रेशन करते हैं वो डेफिनेट, तो डेफिनेट की लिमिट्स क्या है, हम कह रहे हैं कि स्टार्ट हमारे पास हो रहा है 0 से, y एट 0 से। सो ये लोअर लिमिट है y एट 0, और अपर लिमिट जो है उसको हम कुछ y ऑफ t कह देते हैं। इसी तरह टाइम के केस में हम कहते हैं कि स्टार्ट हो रहा है टाइम 0 से, और अपर लिमिट जो है वो फिर फंक्शन ऑफ t। तो इन वेरिएबल्स को फिर हम नॉर्मली चेंज करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है। तो नॉर्मली हम फिर इसको डिफरेंट स्क्रिप्ट लिखते हैं, मींस अगर हम इसको फेयरली लिखना चाहें फिर हम लिखते हैं y एट 0, y एट t, एंड लेट मी मेक इट some x dx equals 0 to t s ds। ठीक है, ताकि जब हम फाइनली सब्स्टिट्यूट करें तो हमें ये कन्फ्यूजन ना हो कि हम t की जगह t सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। तो हम ये वेरिएबल्स जो है ना इस तरह से चेंज कर लेते हैं। ओके, तो फिर हम लिख सकते हैं 1/2 y ऑफ t स्क्वायर माइनस 1/2 y एट 0 स्क्वायर, सॉरी या 1/2 y at 0 square, and then t square 1/2 times t square। अब क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हम जो कांस्टेंट है वो नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम इसको डायरेक्टली हमने जो इनिशियल कंडीशन है y at 0 वो हमने यूज़ कर ली है। तो फिर आप इसको उसी तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस 1/2 को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, और y स्क्वायर t इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस y एट 0, और y एट 0 जो है उसको हमने कैपिटल Y यहाँ पे कहा हुआ है, तो अगर हम वो यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली y ऑफ t इज़ t स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर अंडर रूट। तो ये दो अप्रोचेस जो हैं आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप इनिशियल कंडीशन सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक आप आर्बिट्री कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करें और उसके बाद फिर इनिशियल कंडीशन को यूज़ करके वो कांस्टेंट फाइंड करें, और दूसरा तरीका ये है कि आप डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ करें, तो उसमें आपको ज़रूरत नहीं है बाद में इनिशियल कंडीशन यूज़ करने की।